हेलो एवरीवन, माय नेम इज रमन एंड वेलकम टू सीए रमन लूथरा क्लासेस। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे सेबी ग्रेड ए मेंस एग्जामिनेशन की आंसर की को। सबसे पहले इस वीडियो को लाने में थोड़ा सा डिले हो गया, उसके पीछे एक रीजन था। एक्चुअली मेरे घर से कल कोई हॉस्पिटलाइज्ड हो गया, तो मैं पूरा दिन वहीं पे था और वहीं से आंसर की को बनाया। आज भी मैं वही हूँ, बट इस आंसर की को पब्लिश करना जरूरी है, तो मैं वहीं कहीं आसपास से इस आंसर की को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी मैं अपने स्टूडियो में नहीं हूँ, तो यहाँ पे लाइटिंग की भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। अभी हम मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उससे पहले एग्जामिनेशन के ऊपर डिस्कशन करते हैं कि कैसा एग्जामिनेशन था। तो अनडाउटेडली ये जो सेबी का मेंस एग्जामिनेशन रहा, ये आज तक का टफेस्ट एग्जामिनेशन था। यहाँ पे आप पीएफआरडी, आईएफएससी, आईआरडीआई, सेबी के पुराने एग्जामिनेशन सारा को कंबाइन कर ले, आज तक का एग्जाम मैंने ऐसा एग्जाम नहीं देखा, इतना टफ एग्जामिनेशन था। अभी जब हम आंसर की को डिस्कस करेंगे, तो जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स है उनको लगेगा कि काफी सारे क्वेश्चन तो डायरेक्ट है, इजी क्वेश्चन है, इसको तो हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो आंसर की बनाया गया, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन बनाया गया, यहाँ पे डायरेक्ट लैंग्वेज का यूज करा गया, बट एग्जामिनेशन में आपके हर एक कॉन्सेप्ट को टेस्ट करा है। जो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन भी है ना, तो वहां पे भी ऐसी ऐसी स्टेटमेंट्स दिए हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएं। अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, तो यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो पाए होंगे। ठीक है जी। अगर यहाँ पे कट ऑफ की बात करें, देखो जनरली आपने मेरे को सुना होगा बोलते हैं कि हाँ जी 80 मार्क्स आपको टारगेट करने, 80 मार्क्स आपको टारगेट करने, सिलेक्शन के चांसेस आपके काफी बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस थे कि ये 80 मार्क्स वाली जो बात है ना, अब ये 70 मार्क्स पे आ गई है। अगर आपके 70 मार्क्स आ रहे हैं, तो मैं बोलूंगा ये एक बहुत बढ़िया स्कोर है पेपर 2 के अंदर। यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चन जीएसटी और इनकम टैक्स से थे, वो भी बहुत ही डिटेल में। जो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सिर्फ वो ही उन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए होंगे, क्योंकि जीएसटी और इनकम टैक्स उतना डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता इन एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है ना। अगर हम कट ऑफ की बात करें, तो मेरे हिसाब से अगर आपके पेपर 2 के अंदर 65 मार्क्स आ रहे हैं, तो ये कट ऑफ रह सकती है। इसके साथ साथ पेपर 1 के अंदर भी वो टाइम गया जब 60 मार्क्स आ जाते थे, तो पेपर 1 के अंदर भी आप मान के चले कि 55 मार्क्स ही रहेंगे। तो इसके हिसाब से जो कट ऑफ बन कराती है, वो कहीं ना कहीं 61.7, यानी आप 62 मार्क्स की एग्रीगेट कट ऑफ मान सकते हैं इंटरव्यू में बुलाने के लिए। तो पेपर 2 में 65 ठीक है, 70 काफी अच्छा स्कोर है, और 55 मार्क्स आपके डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में आ जाते हैं अगर आपने तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करा है। ठीक है जी। तो कट ऑफ की डिस्कशन यहाँ पे समाप्त होती है। अब हम मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आप सारे के सारे मेरी हेल्प करेंगे, जो हम क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं आपको बताना है कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसा ही रहा, ऐसा ही आया था, इसी तरीके से पूछा गया था, क्या लैंग्वेज डिफरेंट थी या नहीं, जिसकी वजह से क्या पता आंसर चेंज हो जाए। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम 89 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 66 क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा, और बाकी के मैनेजमेंट के क्वेश्चन हम आंसर करेंगे, एंड इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन वेब आंसर करेंगे। चलिए इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। मतलब देखो यहाँ पे जो इजी क्वेश्चन भी है ना, अगर बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग से क्वेश्चन आ रहा है, तो वो भी एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है कि रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग क्या है, उसको भी मैच द फॉलोइंग के पार्ट से दिया गया। मतलब बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन दिए गए, तो बहुत लेंदी क्वेश्चन, आपको पढ़ने में भी काफी टाइम लगेगा। चलो, तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग और इंटरप्रेटिंग की आपको डेफिनेशंस को मैच करना था। फिर भी थोड़ा सा इजी मान लेंगे इसको, बट पढ़ने में काफी टाइम लगेगा, लेंदी पेपर है आपका ये। ठीक है जी। तो इसको क्या पढ़ना है, इजी सा है। आपके रिकॉर्डिंग की मदद की बात करें तो सिस्टमैटिक एंट्री ऑफ ट्रांजेक्शन इन बुक्स ऑफ अकाउंट, तो आप अब आपको रीड कर लीजिएगा। ठीक है ना, बेसिक है क्वेश्चन। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप कॉस्टिंग के बेसिक्स में भी डाल सकते हैं और अकाउंटिंग के बेसिक में भी डाल सकते हैं। इन द रिसेंट टाइम द रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैज प्राइमरली शिफ्टेड टू, तो इस स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अंदर अब मैनेजमेंट अकाउंटेंट को माना जाता है। ठीक है जी। इजी क्वेश्चन फिर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एंश्योरिंग द रिलायबिलिटी प्रिंसिपल इन अकाउंटिंग। तो यहाँ पे लिखा हुआ था कि कौन सा मतलब पर्टिकुलर पार्ट इंपॉर्टेंट, प्रिंसिपल नहीं है अकाउंटिंग करने में, कि भाई रिलायबल रहेंगे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फिर नहीं। तो जो नहीं है वो है पर्सनल बायस। ऐसा नहीं है पर्सनल बायस होगा तभी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलायबल रहेंगे। फिर भी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। जब 50 क्वेश्चन हो जाएंगे ना, तब डिफिकल्ट क्वेश्चन आने स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल और क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक enable user of financial statement to compare financial information across different period
और डिफरेंट एंटिटीज। तो इसका बेसिक आपका प्रिंसिपल है जो कि है कंपेरेबिलिटी का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बोनस इशू का एक बेसिक क्वेश्चन था। 5000 इक्विटी शेयर्स एक इन्वेस्टर होल्ड करता है, तो यहाँ पे बोनस आया 2:5 के रेशियो में। तो यहाँ पे 5000 शेयर्स उसके पास हैं, तो 2:5 के रेशियो में आपको उसको 2000 शेयर्स और मिलेंगे। तो जो न्यू इशू उसके पास रहेगा वो रहेगा 7000 शेयर्स का। 5000 पुराने, 2000 बोनस शेयर्स। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, अंडर द कंपनीज एक्ट 13। अच्छा, ये सारे क्वेश्चन आपको हमारे कंटेंट में या फिर हमारे एमसीक्यूज में मिल जाएंगे डायरेक्टली। अगला क्वेश्चन है अंडर द कंपनीज एक्ट 13। अच्छा, ये कंपनीज एक्ट का भी क्वेश्चन हो सकता है और आपका अकाउंटेंसी दोनों में आएगा, क्योंकि दोनों में आप बाय बैक के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। चलो, अंडर कंपनीज एक्ट 2013 बायबैक ऑफ शेयर ऑफ कंपनी इज प्राइमरली गवर्न अंडर विच सेक्शन। तो सेक्शन नंबर 68 है। इजी क्वेश्चन है, सबने कवर कर रखा होगा। अगला क्वेश्चन आता है AS2 इन्वेंट्रीज का। मैंने काफी बच्चे रीच आउट करे थे कि सर हमसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं हो पा रहे। तो इस बार अच्छी बात ये होगी कि इतने डिटेल में क्वेश्चन आए नहीं। उसके साथ साथ मैंने उनको बोला था कि AS2 और AS10 या फिर इंड AS16 यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, और यहाँ पे AS2 से 2 क्वेश्चन पूछे गए। इजी क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं एक बार। एक, द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ इन्वेंट्री 15,000 रुपीज। फर्दर प्रोसेस करने की कॉस्ट है 10,000 रुपीज, और ये प्रोडक्ट बिक जाएगा 25,000 रुपीज का, बट 4% की इसकी ब्रोकरेज रहेगी जो उसको सेलिंग प्राइस पे देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे रिलायजेबल वैल्यू का कॉन्सेप्ट है। तो 15,000 रुपीज की इन्वेंट्री आप अभी होल्ड करें, इस पे 10,000 का खर्च और करेंगे तो 25,000 होगी, और ये बिक कितने की रही है, वो अमाउंट है 25,000 का। बट नेट रिलायजेबल वैल्यू कितनी है, आपको 25,000 रुपीज का बेचने के लिए 4% की कमीशन देनी पड़ेगी, जो कि 1,000 रुपीज की होगी। तो यहाँ पे जो NRV निकल कर आते हैं वो है 24,000। आप इन्वेंट्री को मेजर करते हैं कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। इस केस के अंदर ये कॉस्ट ऑफ जो रॉ मटेरियल है या फिर जो भी प्रोडक्शन के अंदर आपका अभी इन्वेंट्री पड़ी हुई है 15,000, तो उसको बैकवर्ड आप कैलकुलेट करेंगे। 24,000 निकल कर आता है NRV, इसमें से 10,000 रुपीज लेस कर देंगे तो ये निकल कर आता है 14,000। अभी आपकी कॉस्ट लगी 15,000, बट यहाँ से इफेक्टिवली रिलाइज होंगे 14,000 रुपीज। तो इसको अब आप कैरी करेंगे अपने बुक्स एंड अकाउंट्स में 14,000 रुपीज का। जो प्रिंसिपल है कि आप इन्वेंट्री को कैरी करते हैं कॉस्ट या फिर NRV विच एवर इज लोअर। ठीक है जी, इजी क्वेश्चन था। ढेर सारे क्वेश्चन आपने इसके अटेम्प्ट करोगे MCQs के अंदर, या फिर साथ में जो प्रैक्टिकल आपने लेक्चर देखा होगा उसमें भी ये कवर्ड रहता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन AS2 से फिर से। एज पर AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंस इन्वेंट्री। इन्वेंट्री की डेफिनेशन थी इजी, कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आपने एसेट को हेल्ड कर रखा है फॉर सेल, या फिर आप कंज्यूम करते हो उसको, आप सर्विसेज वगैरह रेंडर करते हो उस केस के अंदर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है AS9 का। तो यहाँ पे इंड एस से क्वेश्चन नहीं आया, AS से क्वेश्चन आया। रेवेन्यू रिकॉग्निशन के अंदर जो इंटरेस्ट इनकम होती है उसको किस बेसिस पे रिकॉग्नाइज करा जाता है, तो यह ऑन टाइम प्रपोर्शन बेसिस, कि कितना टाइम का आपका इंटरेस्ट रह गया इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के अंदर, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, तो ये टाइम प्रपोर्शन बेसिस पे रिकॉग्नाइज करा जाता है। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन AS10 से रिलेटेड, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे AS10 के स्कोप के बारे में बात करी गई थी, 3-4 स्टेटमेंट थी, काफी लेंदी क्वेश्चन था। तो यहाँ पे जो बेसिक बात निकल कर आए कि जो AS10 है वो अप्लाई नहीं होता वेस्टिंग एसेट लाइक मिनरल्स, ऑयल एंड गैस। ठीक है ना, ये करेक्ट स्टेटमेंट थी, बाकी सारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से AS10 के ऊपर। व्हेन अ कंपनी रीवैल्यूज इट्स प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ये किस तरीके से होना चाहिए? क्या इंडिविजुअली मैं प्लांट को, किसी प्लांट एंड मशीनरी को रीवैल्यू कर सकता हूँ? तो यहाँ पे देखो मेरा पर्सनल बाइस आ जाएगा, मेरे को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अच्छे दिखाने हैं। तो जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बढ़िया है मैं उसको रीवैल्यू कर दूं, और बाकियों को रीवैल्यू ना करूं जिनकी वैल्यू कम हो रही है। तो यहाँ पे बोला हुआ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने कि आप पूरी क्लास ऑफ असेट को रीवैल्यू करेंगे। ऐसे नहीं आप आइटम बाय आइटम, क्या कहते हैं, एक पर्टिकुलर प्लांट एंड मशीनरी को रिवैल्यू कर रहे हैं अपने फेवर में, कि जिसकी वैल्यू बढ़ रही है सिर्फ उसको रिवैल्यू करके अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बढ़ा के दिखा देता हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे आप एंटायर क्लास ऑफ PPE को रिवैल्यू करते हैं, लॉजिक से पढ़ा होगा, इजीली आपने इसको अटेम्प्ट कर दिया होगा। अगला क्वेश्चन, आउट ऑफ द कोर्स, मतलब ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं था कि आएगा। तो यहाँ पे बैंकिंग कंपनी के रिस्पेक्ट में पूछा था। अच्छा, ये आउट ऑफ द कोर्स तो है, बट यहाँ पे ना अगर आपने अपना लॉजिक यूज करा होगा तो इसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। कैसे? तो यहाँ पे लिखा था फॉर बैंकिंग कंपनी, तो यहीं पे क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। इफ अ लोन हैज अ मेच्योरिटी पीरियड एक्सीडिंग डैश ईयर्स, इट शुड बी क्लासिफाइड अंडर विच हेड।
एडवांसेस टर्म लोन। तो यहाँ पे देखो टर्म लोन का मतलब ही तब आता है जब 1 साल से ज़्यादा का है, अगर आप नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं। बट यहाँ पे क्योंकि बैंकिंग कंपनी लिखा था, तो काफ़ी सारे बच्चे कन्फ्यूज़ हो गए, तो यहाँ पे 3 ईयर्स, 5 ईयर्स में मार्क करके आ गए। तो यहाँ पे आंसर 1 ईयर ही होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप दिसंबर मंथ के अंदर ना आई थिंक सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर एक डायरेक्शन लेकर आया था। अब वो डायरेक्शन जो है ना देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली बहुत बड़ी डायरेक्शन थी। उस पे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। बट उन्होंने वहीं से क्वेश्चन को पूछा, एडवांसेस टर्म लोन है कि टर्म लोन कैसा रहेगा अगर मैच्योरिटी 1 ईयर से ज्यादा तो उसको हम टर्म लोन बताएंगे, उससे कम होगा वो डिमांड पेबल वगैरह आ जाएगा, डिमांड रिपेबल्स वगैरह। ठीक है जी, ओके। तो यहाँ पे अगर आपने बैंकिंग वाले टर्म को ना पढ़ा होता, उसके ऊपर ध्यान ना दिया होता, तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट लगाते हैं, तो वहां पे भी अगर 1 साल से ज्यादा का अगर आपका कोई पैसा आपको वापस करना है, तो वो टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन के अंदर माना जाएगा। ठीक है ना, ओके। अगर वैसे स्केड्यूल 3 की बात करें तो उसके अंदर क्या होता है ना, 12 मंथ्स के आपको जो पैसा दे रहा है उसको आप करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट दिखाते हैं, और उसके बाद जो बैलेंस अमाउंट है उसको लॉन्ग टर्म दिखाते हैं। यहाँ पे ऐसी कोई कॉन्सेप्ट की बात करी नहीं थी करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट की, सीधा बोला कि भाई 12 मंथ से ज्यादा का है तो उस केस में आप कैसे दिखाएंगे एडवांस टर्म लोन, कितना आपका टेन्योर होना चाहिए, एक्सीडिंग 1 ईयर अगर आपने मार्क करा तो ये आंसर आपका ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आउट ऑफ द सिलेबस, आउट ऑफ द कोर्स। ये है, इंश्योरेंस कंपनी कैश फ्लो किस तरीके से बनाती है। तो यहाँ पे आपको पढ़ना था इंश्योरेंस IRDAI का जो रेगुलेशंस है, वहां पे उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरीके से बनाया जाता है उसके बारे में इंश्योरेंस कंपनी को बता रखा है। तो ये अगर रेगुलेशन आप देखेंगे तो यहाँ पे बताया गया कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो AS3 को अप्लाई करेंगे, जो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करता है। और यहाँ पे जो प्रिपेयर करा जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो डायरेक्ट मेथड से ही करा जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे IRDAI के रेगुलेशन आपका क्वेश्चन पूछ लिया, जो कि आउट ऑफ द सिलेबस आपके। ये क्वेश्चन आप छोड़ सकते थे। अकाउंटेंसी के अंदर 13 क्वेश्चन में से अगर आपकी प्रिपरेशन ठीक ठाक है तो आपको 12 क्वेश्चन सही करके आने चाहिए थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्टिंग के रिस्पेक्ट में अब हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इन कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट कंट्रोल प्राइमरली रेफर्स टू, तो यहाँ पे जो एक्चुअल कॉस्ट है उसको आपको प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स के अंदर रखना है और क्वालिटी को मेंटेन करना है। ठीक है ना, क्वालिटी की बात भी वहां पे करी गई थी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है, सबने कवर कर रखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्जन कॉस्ट के बारे में बात करी गई थी। ये कन्वर्जन कॉस्ट देखो, मटेरियल को जब आप इन्वेंट्री फिनिश गुड्स वगैरह में बना देते हैं कि यार हम इसको बेच सकते हैं, तो यहाँ पे बहुत प्रोसेसेस होते हैं। आपका जो मटेरियल है उस पर लेबर काम करेगी, उस पर फैक्ट्री ओवरहेड्स वगैरह लगेंगे, तो उसके बाद वो कन्वर्ट होते हैं, इसका कन्वर्जन हम कॉस्ट बोलते हैं। इसका रेफरेंस दो जगह आता है, एक कॉस्टिंग के अंदर और एक AS2 के अंदर, जहाँ पे कन्वर्जन कॉस्ट के बारे में एक अच्छा खासा पैराग्राफ है कि आपको कौन कौन सी कॉस्ट को इन्वेंट्री की कॉस्ट के अंदर लेके जाना है। ठीक है ना, तो वहाँ पे बोलता है आप फिक्स्ड ओवरहेड्स को भी लेके जा सकते हो, वेरिएबल ओवरहेड्स तो इन केस जाते ही हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा था वो था कि प्रोडक्शन कॉस्ट जो आपकी है एक्सक्लूडिंग डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल का ही तो आप कन्वर्जन कॉस्ट निकाल रहे हैं ना, तो प्रोडक्शन कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डायरेक्ट मटेरियल। थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन था, जिन बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं कर पाए होंगे। चलो अगला क्वेश्चन है, अ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम जनरली डज नॉट रिवील इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू डैश। तो यहाँ पे जो कॉस्टिंग है वो सिर्फ कॉस्ट की बात करता है। अगर आपको कॉस्ट शीट आपने देख रखी है तो सेलिंग प्राइस के बारे में कभी भी कॉस्ट अकाउंटिंग बात नहीं करती। तो सेल प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज नॉट आइडेंटिफाइड बाय कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है ना, वो फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डिसीजन रह जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कॉस्ट अकाउंटिंग स्पॉइलेज दैट अराइजेस ड्यू टू इनएफिशिएंसीज इन ऑपरेशन, पुअर सुपरविजन और अवॉइडेबल कॉजेज, तो उसको क्या बोलते हैं, तो ये एब नॉर्मल लॉस या फिर एब नॉर्मल स्पॉइलेज। ये नॉर्मली आपका लॉस नहीं हो रहा, बट अगर आप काम ठीक तरीके से नहीं कर रहे, फेमसली जैसे हमने एग्जांपल ले रखा है कि दूध गिर गया वगैरह अगर कोई लेकर आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि जितना दूध बचा उससे आप सारे के सारे लोगों से पैसा रिकवर कर लेंगे। ये आपकी इनएफिशिएंसी थी ऑपरेशंस के अंदर, आपका स्पॉइलेज वगैरह हो गया, तो आप बाकी लोगों से इसकी कॉस्ट रिकवर नहीं कर सकते। चलो अगला क्वेश्चन आता है। अच्छा, एबनॉर्मल लॉस की बात करें तो बेसिक कॉस्टिंग में भी आपने पढ़ा होगा और प्रोसेस कॉस्टिंग में इसकी काफी चर्चा करी जाती है। चलो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्टिंग मेथड इज मोस्ट सिमिलर टू बैच कॉस्टिंग। इजी क्वेश्चन, जॉब कॉस्टिंग इसका आंसर है। अगर आपने कोई भी MCQ अटेम्प्ट कर रखे हैं ना, ICAI, ICMI या फिर किसी इंस्टीट्यूट के भी, तो सारे इस क्वेश्चन को कवर करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, इन कॉस्ट अकाउंटिंग अ बजट इज बेस्ट डिस्क्राइब एज। तो बजट की यहाँ पे डेफिनेशन पूछी गई थी, अ फाइनेंशियल एंड क्वांटिटेटिव प्लान प्रिपेयर्ड इन एडवांस एक फिक्स्ड फ्यूचर पीरियड के लिए।
ठीक है जी, इजी क्वेश्चन बजटिंग का बेसिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मार्जिनल कॉस्टिंग के ऊपर। तो कह रहे हैं देखो यहाँ पे ना आपसे घुमा के क्वेश्चन को पूछा गया, सीधा आपसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नोशनल कॉस्ट के बारे में नहीं पूछा, यहाँ पे पूछा इफ अ कंपनी हैज अबंडेंस ऑफ कैश बट चूज नॉट टू इन्वेस्ट इट, कैश को रखा हुआ है इवन इन द बेसिक सेविंग अकाउंट, बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट में भी नहीं रख रहे जहाँ पे वो कुछ इंटरेस्ट कमा लेंगे, तो ये क्या लूज कर रहा है, तो ये इंटरेस्ट इनकम को लूज कर रहा है, जिसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नोशनल कॉस्ट भी बोलते हैं। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन आता है इन कॉस्ट अकाउंटिंग कंट्रीब्यूशन कैसे डिफाइन करा जाता है, तो सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, इजी क्वेश्चन। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। तो स्टैंडर्ड आवर्स आपको दे रखे हैं, अच्छा यहाँ पे लेबर रेट वेरिएंस यहाँ पे पूछा गया है। स्टैंडर्ड लेबर इज रिक्वायर्ड, जो स्टैंडर्ड आवर्स रिक्वायर्ड है वो 500 आवर्स है और जो रेट है वो 2.2 रुपीज पर आवर है। एक्चुअल लेबर जिन्होंने काम करे जितने घंटे वो है 475 और यहाँ पे जो रेट था वो था 2 रुपीज का। तो यहाँ पे लेबर रेट वेरिएंस पूछ रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है कि फेवरेबल तो है क्योंकि देखो सस्ते में काम हो रहा है, 2.2 का रेट था स्टैंडर्ड बट 2 रुपीज में काम हो रहा है पर आवर में। यहाँ पे कौन से रेट कौन से आवर से आप मल्टीप्लाई करते हैं वो क्वेश्चन है। तो आवर्स जो आप लेते हैं रेट वेरिएंस के अंदर वो एक्चुअल आवर्स को लेते हैं। तो यहाँ पे 0.2 रुपीज का बेनिफिट हो रहा है, 0.2 रुपीज का बेनिफिट हो रहा है, 475 पे निकल कर आएगा 95 फेवरेबल आपका लेबर रेट वेरिएंस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इन कॉस्ट अकाउंटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड अज्यूम्स मैक्सिमम एफिशिएंसी अंडर परफेक्ट ऑपरेटिंग कंडीशन विद नो वेस्टेज नो ब्रेकडाउन। तो ये आइडल स्टैंडर्ड्स की बात कर रहा है, टाइप ऑफ स्टैंडर्ड्स के अंदर हमने आइडल स्टैंडर्ड्स के बारे में डिस्कशन कर रखा है। ठीक है जी, इसके ऊपर आपको एमसीक्यू भी मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है ये लीन सिस्टम के अंदर जो टाइप ऑफ वेस्ट है उसके बारे में डिस्कशन कर रहा है। तो हमने यहाँ पे देखो 7 वेस्ट के बारे में डिस्कशन करी थी बट साथ साथ आपको 8 वेस्ट भी बताया था। तो यहाँ पे देखो जो नया वेस्ट ऐड हुआ है वो हुआ है नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ टैलेंट, लोग जो टैलेंटेड है उनसे वो काम नहीं करवाया जा रहा जो उनको करना चाहिए। तो यहाँ पे 7 वेस्ट तो बहुत फेमस है लीन सिस्टम के अंदर, अब न्यू 8 वेस्ट आ रहा है जो कि है नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ स्किल्स या फिर टैलेंट। तो यहाँ पे अगर आपके क्वेश्चन के अंदर 8 वेस्ट दे रखे थे तो यहाँ पे थोड़ी सी एम्बिग्विटी है। 7 वेस्ट फेमसली बोला जाता है, यहाँ पे भी देखो 7 वेस्ट लिखा गया बट एक्सप्लेन 8 को करा गया, जो 8 न्यू वेस्ट है वो है आपका नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ टैलेंट। तो यहाँ पे अगर एग्जामिनेशन में दोनों ऑप्शन थे तो मेरे हिसाब से कोई भी ठीक हो सकता है। चलो फिर भी मोस्ट जो प्रोबेबल आंसर है वो 7 ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है टीपीएम के बारे में क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन था कि यार टीपीएम किस पर्टिकुलर चीज को चेक करता है आपकी एफिशिएंसी के अंदर, मतलब अगर आपकी जो प्लांट एंड मशीनरी चल रही है उसके सिस्टम का क्या चेक करा जाता है, तो वो इंटीग्रिटी की बात करता है। टीपीएम की बात करें तो ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस का देखा जाता है यहाँ पे। तो 3 बातें यहाँ पे इंक्लूडेड है, एक की भाई अवेलेबिलिटी कैसी है, आपकी मशीनरी अवेलेबल रहती है कि नहीं, परफॉर्मेंस कैसी है, क्वालिटी कैसे निकल कर आती है। तो कहीं ना कहीं सिर्फ अवेलेबिलिटी इसका आंसर नहीं होना चाहिए, पूरे सिस्टम को इंटीग्रिटी को चेक करता है टीपीएम। ओके जी, तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी भी ऑप्शन में दे रखा था, इंटीग्रिटी भी ऑप्शन में दे रखा था, काफी मतलब सर घुमाने वाला क्वेश्चन था बट फिर भी जो बेटर ऑप्शन है वो इंटीग्रिटी होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सिक्स सिग्मा के रिस्पेक्ट में कि भाई कितना डिफेक्ट्स यहाँ पे एक्सेप्टेबल है, तो वो 3.4 डिफेक्ट्स पर मिलियन। ठीक है जी, इजी क्वेश्चन है, सबने इसको कवर कर रखा होगा। अगला क्वेश्चन आता है 5S की बात करी गई थी बट यहाँ पे बोला था कि 6S की भी बात चलती है, 6S कौन सा है, तो ये है ऑप्शनल जो है 6S है वो है सेफ्टी का, हमारे लीन सिस्टम के चैप्टर में कवर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्री रिक्विजिट फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जस्ट इन टाइम। तो यहाँ पे जो एक्चुअल क्वेश्चन है ना, जिट करने के लिए आपका TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे डिफेक्टिव प्रोडक्ट लिखा होता है ऑप्शन के अंदर, जो कि ऐसा नहीं है कि डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स हैं आपके तब आप जिट करेंगे, सब कुछ ठीक होना चाहिए तभी वो जिट कर पाएंगे, आपके सप्लायर्स ठीक है, आपकी मशीनरी वगैरह ठीक है, आपका प्रोडक्शन ठीक तरीके से हो पाता है। तो डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स प्री रिक्विजिट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बीपीआर के रिस्पेक्ट में बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग कौन से फ्रेमवर्क को यूज करती है टू आइडेंटिफाई एंड रीडिजाइन वैल्यू एडिंग बिजनेस प्रोसेसेस। तो यहाँ पे पोर्टर्स वैल्यू चेन की बात करी गई थी, ये डिफरेंट क्वेश्चन था, हमारे नोट्स के अंदर कवर नहीं था। हमने पोर्टर की और थ्योरी को पढ़ा था कॉस्टिंग के अंदर बट वो ये स्पेसिफिक थ्योरी नहीं थी, हमने कॉस्ट लीडरशिप के अंदर पोर्टर की एक थ्योरी को पढ़ा था, दिस इज डिफरेंट पोर्टर वैल्यू चेन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन केजन के बारे में बात करी गई थी, यहाँ पे भी स्टेटमेंट दे रखी थी तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी थी।
तो शॉर्ट टर्म्स के रिस्पेक्ट में इसको बनाया जाता है, केजन को यूज करते हैं शॉर्ट टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए, तो ऐसा नहीं है, लॉन्ग टर्म इसका पर्सपेक्टिव रहता है। इजी क्वेश्चन केजन के रिस्पेक्ट में। देखिए काफी स्टेटमेंट्स हैं, मैं तो बोल रहा हूँ इजी है, बट इतनी स्टेटमेंट देके किसी का भी दिमाग घूम जाए, कोई भी सोचने लग जाए कि कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, कौन सी इनकरेक्ट है। चलो नेक्स्ट कंपनी सेट का आपका टॉपिक आता है। कंपनी सेट के अंदर क्वेश्चन का नंबर काफी कम था, बट फिर से सारे के सारे क्वेश्चन आपको हमारे एमसीक्यूज हमारे कंटेंट से दिखेंगे। पहला क्वेश्चन आता है, अंडर द कंपनीज एक्ट 13 द सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कैन बी यूटिलाइज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस, तो है इशू ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे बोनस शेयर्स के रिस्पेक्ट में हमने डिस्कशन कर रखी है एमसीक्यूज के अंदर और हमारे लेक्चर्स के अंदर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी इंटेंशनली इश्यूज अ डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट विद इंटेंट टू डिफ्रॉड इट शैल बी पनिशेबल विद, तो यहाँ पे डुप्लीकेट सर्टिफिकेट्स कंपनी ने इशू कर दिए कि भाई किसी और को थोड़ा बेनिफिट वगैरह प्रोवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे जो पेनल्टी लगती है वो है 10 टाइम्स, मैक्सिमम पेनल्टी की बात करें 10 टाइम्स ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर और 10 करोड़ रुपीज विच एवर इज हायर। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दे रखा था, आई थिंक सो मिनिमम से मैक्सिमम की बात करी गई थी, तो नॉट लेस देन 5 टाइम्स ऑफ द फेस वैल्यू, बट जो कि 10 टाइम्स तक जा सकती है और 10 करोड़ भी लग सकते हैं विच एवर इज हायर। डिपेंड करता है कि भाई आपको चेक करा जाएगा, आपके इंटेंशन अगर मेला फाइट है तो आप पे मैक्सिमम पेनल्टी लगाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर अ कंपनी डिक्लेयर्स अ डिविडेंड इट रिमेन्स अनपेड और अनक्लेम्ड फॉर 30 डेज, तो इसको हमें ट्रांसफर करना होता है अनपेड डिविडेंड अकाउंट के अंदर, और यहाँ पे 7 डेज के अंदर अंदर आपको 30 डेज के बाद ट्रांसफर करना होता है। इजी क्वेश्चन है, इस एक क्वेश्चन में वो तीनों बातें सेटल करी जाती है कि 30 डेज तक अगर वो अनपेड रहता है तो उसको अनपेड डिविडेंड अकाउंट में हमें डालना है विद इन 7 डेज, 30 डेज खत्म होने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बोनस शेयर्स इज इनकरेक्ट, तो बोनस इन ल्यू ऑफ डिविडेंड इशू नहीं करा जा सकता। सेक्शन नंबर 68 सब और 63 सब सेक्शन 3, तो वो प्रोहिबिट करता है कि आप बोनस शेयर को इशू नहीं कर सकते इन ल्यू ऑफ डिविडेंड। चलो अगला क्वेश्चन आता है, तो इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड के बारे में बात करी गई थी, तो उसका यूजेस की बात करी गई थी, तो जितने भी पॉइंट्स है वो सारे के सारे ओके, तो उसको यूज करा जा सकता है। तो यहाँ पे यूटिलाइजेशन ऑफ आईईपीएफ के ऊपर भी हमने डिस्कशन अच्छा खासा कर रखा है, एमसीक्यूज भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अंडर द कंपनी एक्ट 2013 विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कैन नॉट बी परफॉर्म बाय कंपनी ऑडिटर, तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 144 की बात करा, जिसके अंदर काफी सारी एक्टिविटीज के बारे में मना कर रखा है कि ऑडिटर इन सर्विसेज को रेंडर नहीं कर सकता। तो ये सर्विसेज आपको सारी सर्विसेज जो सारी थी वो कोई भी ऑडिटर नहीं दे सकता था, जो बच्चों ने मेरे को क्वेश्चन बताया। ठीक है जी। तो ये सेक्शन नंबर 144 है, ये सारी डिस्कशन हो रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अंडर द कंपनीज एक्ट ऑडिट कमेटी ऑफ अ कंपनी इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय, आंसर है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आता है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू वैल्यूएशन ऑफ अंडरटेकिंग और असेट्स ऑफ द कंपनी लाइज विद डैश, तो यहाँ पे कहा था कि पहले किसके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और बाद में किसके पास आएगी, तो पहले आंसर था ऑडिट कमेटी, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास। अगर आपने सेक्शन नंबर 177 पढ़ रखा ऑडिट कमेटी का, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा वैल्यूएशन ऑफ अंडरटेकिंग और एसेट्स, तो ऑडिट कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर ऑडिट कमेटी ये काम नहीं करती तो फिर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिटेल में था, ठीक है ना, आपको डायरेक्टली ये आई डोंट थिंक तो किसी के एमसीक्यूज में मिलेगा ये। अगला क्वेश्चन भी थोड़ा सा अच्छा था, तो यहाँ पे बोर्ड मीटिंग की बात करी गई थी कि बोर्ड मीटिंग नहीं हो पाए ड्यू टू वांट ऑफ कोरम, ड्यू टू लैक ऑफ कोरम, कोरम था ही नहीं, मिनिमम जो नंबर रिक्वायर्ड है एक मीटिंग को कन्वीन करने के लिए, तो उसको पोस्टपोन करना था आपको, मतलब एडजर्न करना था कि भाई अब तो लोग तो आए नहीं है, तो ये एडजर्न करी जाती है, सेम प्लेस सेम टाइम सेम जगह पे होती है 1 वीक के बाद। अब यहाँ पे 1 वीक के बाद है ना 26 जनवरी जो कि एक पब्लिक हॉलीडे है, तो फिर वो नेक्स्ट डे उसके नेक्स्ट डे करी जाएगी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन था, तो 19 जनवरी को आपका एडजर्न होना है, तो यहाँ पे 27 जनवरी की डेट निकल कर आनी चाहिए। एक्चुअल में 26 आता है, बट ये 27 जनवरी के लिए एडजर्न कर दी जाएगी। थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्वेश्चन तो आपको हर जगह मिल जाएगा एमसीक्यूज के अंदर, बट ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन क्या पता किसी ने बनाया किसी ने ना बनाया हो, ऐसे क्वेश्चन सी एग्जामिनेशन में जरूर पूछे जाते हैं। चलो नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट आता है जो कि है फाइनेंस का। फाइनेंस के अंदर काफी इधर उधर से क्वेश्चन पूछे गए। पहला क्वेश्चन है, ये भी देखो कितना घुमा के क्वेश्चन पूछा गया कि यहाँ पे ना रेगुलेटरी सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि एक पर्टिकुलर एंटिटी एक पर्टिकुलर एक्ट के ऊपर कौन सी रेगुलेटरी बॉडी जो ध्यान रखती है कि यार ये एक्ट अच्छी तरीके से अप्लाई करा जाए, या फिर इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ठीक तरीके से रेगुलेट करा जाए, ये ठीक तरीके से फंक्शन करे। तो यहाँ पे था कि देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है,
वो ढेर सारे एक्ट को देखता है कि ये एक्ट अच्छी तरीके से अप्लाई करा जाए। तो यहाँ पे कौन सा एक्ट वो नहीं है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन था वो था एनबीएफसी एक्ट 2002। ऐसा कोई एक्ट ही नहीं है। जब हम रेगुलेटरी बॉडीज के बारे में पढ़ रहे थे तो यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो चैप्टर 3 है 3B वो बताता है कि आपको जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसके ऊपर जो कंट्रोल है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। ठीक है ना। स्पेसिफिकली सेक्शन की बात करें तो 45 आई है जिसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं कि एनबीएफसी को काम करना है तो आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ेगी। अलग से कोई भी एक्ट नहीं है एनबीएफसी का। चलो अगला क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार वैल्यू। तो जो ऑप्शंस थे समझ में आ रहा था कि बाकी कैपिटल मार्केट के ऑप्शंस थे। यहाँ पे टी बिल दे रखा था तो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट जनरली आपके डिस्काउंट पे इशू होते हैं और पार पे रिडीम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है बाकी सारे कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। डेरिवेटिव के ऊपर अच्छे खासे क्वेश्चन है। तो यहाँ पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की बात करी गई थी। अलाउज बायर टू बाय एन एसेट एट अ स्पेसिफाइड प्राइस ऑन अ स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर स्टैंडर्डाइज। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आपके स्टॉक एक्सचेंज पे डील करते हैं तो वो स्टैंडर्डाइज फॉर्म में करते हैं। ये भी करेक्ट है। इन कॉन्टेंगो मार्केट द बेसिस इज पॉजिटिव। तो ये इनकरेक्ट है। बेसिस नेगेटिव होता है कंटेंगो मार्केट में। स्पॉट प्राइस आपका कम होगा और फ्यूचर प्राइस आपका ज्यादा होगा। स्पॉट प्राइस लेस फ्यूचर प्राइस तो ये नेगेटिव निकल कर आता है। इसके ऊपर एक और क्वेश्चन था बेसिस के ऊपर ही। अच्छा ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको स्टेटमेंट्स अलग अलग एमसीक्यूज में दिख जाएंगे। एक और क्वेश्चन था बेसिस के ऊपर ही। तो इन फ्यूचर मार्केट बेसिस को किस तरीके से डिफाइन करा जाता है तो स्पॉट प्राइस लेस फ्यूचर प्राइस। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्लोटिंग रेट सिक्योरिटीज एंड फिक्स्ड रेट सिक्योरिटीज। तो इसका बेस्ट आपको जो डेफिनेशन या फिर बेस्ट एप्लीकेशन आपको मिलेगी वो स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेगी जिसके अंदर जनरली जो ये लोन वाले अग्रीमेंट्स है ना फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग रेट वाले उसके ऊपर स्वैप करा जाता है। ठीक है जी। तो जो फ्लोटिंग रेट होता है सिक्योरिटीज का वो कूपन लिंक्ड होता है किसी बेंचमार्क रेट से लाइबोर वगैरह से। और जो फिक्स्ड है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है ना। ओके जी। इजी क्वेश्चन है फिर भी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी या फिर डेरिवेटिव का बेसिक पार्ट मान सकते हैं आप। तो यहाँ पे आपको एक फ्यूचर रेट दे रखा है 420 का। तो कह रहे हैं कि भाई करंट रेट क्या होगा तो यहाँ पे डिस्काउंटिंग करनी है। तो 420 आप डिस्काउंट करेंगे जो भी रेट है 1.75 और जो भी टाइम है तो यहाँ पे कितने साल का नहीं है बल्कि महीने का टाइम है तो 6 मंथ्स होते हैं 0.5। तो इस फॉर्मूले का यूज करके आपको इसको सॉल्व करना जो कि अप्रोक्सीमेटली 405 के आसपास आएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बीओटी के ऊपर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर डेफिनेशन पूछ रखी थी। डेफिनेशन नहीं फुल फॉर्म पूछ रखी थी बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। अगला जो आपका पॉइंट आता है काफी सारे बच्चों ने ना इस क्वेश्चन को कैसे फ्रेम करा वो आप मेरे को बताना। काफी सारे बच्चे बोल सकते डिजाइन की बात आ रही थी क्वेश्चन के अंदर। तो एक और पीपीपी से क्वेश्चन बिल्ड डिजाइन ओन ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल की बात करी गई थी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब ओनरशिप एंड कंट्रोल ड्यूरिंग कंसेशन पीरियड। तो देखो यहाँ पे बिल्ड डिजाइन ओन ऑपरेट ट्रांसफर के अंदर तो ओनरशिप जो बना रहा है ना पर्टिकुलर एक इंफ्रा को प्रोजेक्ट को तो वो वही ओन करता है। एक पीरियड के बाद उसको ट्रांसफर करा जाता है। तो ये बिल्ड डिजाइन BDOOT है। तो यहाँ पे क्लैरिटी देंगे एक बीओटी का क्वेश्चन था और दूसरा क्वेश्चन किस पर्टिकुलर टाइप ऑफ मॉडल के ऊपर था। ठीक है ना। तो यहाँ पे सारे के सारे हमने मॉडल्स को डिस्कस कर रखा है हमारे पीवीवी के लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जीएसटी के बारे में। देखो जीएसटी एंड इनकम टैक्स के ढेर सारे क्वेश्चन है। मान के चलो यहाँ पे 10 से 12 क्वेश्चन तो जीएसटी के होंगे जीएसटी एंड इनकम टैक्स के। तो यहाँ पे देखो दो ही क्वेश्चन थे जो आप कर सकते थे अगर आपने हिस्ट्री में देखा कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। हमने आपको बोला था कि आपको जीएसटी के अंदर सारी रिटर्न्स तो पता होनी चाहिए। अगर आप सारा नहीं पढ़ना चाहते तो रिटर्न्स पढ़ के चले जाइए। एंड इनकम टैक्स के अंदर भी टीडीएस और डिडक्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो दोनों यहाँ पे क्वेश्चन आए बाकी सारे क्वेश्चन थे जो बहुत ही इधर उधर से क्वेश्चन थे। तो यहाँ पे जीएसटी का क्वेश्चन आया कि भाई किस पर्टिकुलर रिटर्न में आपको टीडीएस की इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी होती है जीएसटी के अंदर। तो भाई GSTR 7 हमारे नोट्स के अंदर कवर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया फिर डिडक्शन के अंदर इनकम टैक्स के ऊपर एटीजी की जो डिडक्शन होती है तो उसके अंदर मैक्सिमम आप कितना कैश डोनेशन कर सकते हैं। जिसके ऊपर का कैश डोनेशन डिसअलाउड होता है तो वो 2000 रुपीज का एटीजी के अंदर वो हमारी कवर्ड है 2000 रुपीज की लिमिट। चलो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा डिटेल में क्वेश्चन आ गया। अंडर CGST एक्ट इफ रजिस्टर्ड पर्सन फेल टू पे
supplier the value of supply along with tax within prescribed time, the ITC shall be reversed। तो टाइम पूछा गया था 180 डेज है, तो जो सीए स्टूडेंट्स हैं वो इसको सॉल्व कर पाए होंगे। अगला क्वेश्चन आता है, एज पर रेगुलेशंस इशूड बाय सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मैक्सिमम टोटल लिमिट कितनी है एक पर्टिकुलर इन्वेस्टी कंपनी के अंदर एंजल इन्वेस्टर के रिस्पेक्ट में? तो यहाँ पे 25 करोड़ रुपीज तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये हमारे सेबी सर्कुलर्स के अंदर कवर्ड है। आई डोंट रिमेंबर दिसंबर या नवंबर, उस पर्टिकुलर मंथ का ये सर्कुलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन इंडियन कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स आई थिंक तो था, आर जनरली इशूड विद द फेस वैल्यू ऑफ। ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्जामिनेशन में भी आया था। आपने अगर प्रीवियस एग्जामिनेशन की आंसर की को पढ़ रखा है तो आप इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे 10,000 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सीडीएस के ऊपर, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स। तो यहाँ पे एक इजी कॉन्सेप्ट है। जब भी हम आरबीएस सर्कुलर को डिस्कस करते हैं तो सीडीएस की बात कहीं ना कहीं आ जाती थी। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन तो था सीडीएस की डेफिनेशन के ऊपर कि एक बैंक को अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, उन्होंने ढेर सारे लोन दे दिए, वो डिफॉल्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो सीडीएस को परचेज करेंगे, बैंक सीडीएस को परचेज करेगा। एक तरह का इंश्योरेंस इंस्ट्रूमेंट है। अगर डिफॉल्ट होगा तो जिससे परचेज करा सीडीएस को वो पेमेंट करेगा, बैंक प्रीमियम की पेमेंट करेगा। ठीक है जी। अगर डिफॉल्ट हो जाता है तो फिर जिसको पैसा दे उसको बोलेगा हाँ जी देखो डिफॉल्ट हो गया मेरे इस पोर्टफोलियो पे, अब मेरे को पूरा का पूरा मोटा पैसा जितना डिफॉल्ट हुआ है, जो भी परसेंटेज डिसाइड हो उतना पैसा मेरे को दो। ये क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स पे है। उनकी क्या कहते हैं कुछ स्टेटमेंट थी कि कौन सी करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट है। तो सीडीएस बायर इज कॉल्ड इन्वेस्टर, ये दे रखा था, आपको स्टेटमेंट देखनी है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पे था इफ अ क्रेडिट इवेंट अकर्स सीडीएस बायर मेक वन टाइम पेमेंट। तो सीडीएस बायर थोड़ा पेमेंट करेगा, जो जिसने सेल करा जिसने राइट करा वो पेमेंट करेगा, डिफॉल्ट होता है। दोज हु राइट सीडीएस विल पे प्रीमियम, जो सीडीएस राइट करा वो रिसीव करेगा प्रीमियम को। ठीक है, जो सारी की सारी जो स्टेटमेंट थी वो इनकरेक्ट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि थोड़ा सा और डिटेल वाला क्वेश्चन था इधर उधर का। एज पर रेगुलेटरी एंड प्रूडेंशियल नॉर्म्स इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सरप्लस और एक्सेस प्रॉफिट ऑफ कमर्शियल बैंक is जनरली ट्रांसफर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग रिजर्व टू एब्जॉर्ब मार्केट रिलेटेड रिस्क। ये है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। काफी डिटेल का क्वेश्चन था, आई डोंट थिंक सो किसी ने इसको कवर कर रखा होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट की बात करी गई थी। तो सीआरआर एसएलआर डायरेक्ट है, बाकी इनडायरेक्ट ओएमओ। तो यहाँ पे आई थिंक सो मैच की बात करी गई थी, बड़ा डिटेल क्वेश्चन था। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आता है एज पर रेगुलेशन इशूड बाय सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे इनसाइडर ट्रेडिंग की बात करी गई थी। अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होगी क्या? तो अलग अलग ऑप्शन दिए थे, तो अगर इनमें से कौन सी अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है? तो कह रहा है अगर किसी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, उनको कोई न्यू रेगुलेटरी लाइसेंस मिल रहा है, तो मार्केट के अंदर क्या होगा ना, लोग कहेंगे यार इनके पास तो और लाइसेंस आ गया, इनके शेयर्स को परचेज करो, प्राइसेस बढ़ेंगे, शेयर प्राइस। तो ये एक अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, ये किसी को लीक नहीं करी जा सकती, ये कहीं ना कहीं इनसाइडर ट्रेडिंग हो जाएगी। ठीक है जी। तो यहाँ पे अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन क्या है ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हमने इसके बारे में कैपिटल मार्केट में डिस्कस करा, बट स्पेसिफिकली घुस के कि अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन क्या है वो डिस्कस नहीं करा। बट अगर आप मार्केट को फॉलो करते हैं या फिर आप बेसिक इंग्लिश भी पढ़ लेंगे ना कि अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव किससे प्राइस की मूवमेंट हो सकती है, अगर आप उतना अटेम्प्ट मतलब उतना सोच पाए होंगे तो आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फिनटेक कंपनी की डेफिनेशन पूछी गई थी कि भाई टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है जो डिलीवर करते हैं फाइनेंशियल सर्विस इन अ फास्टर मोर एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो फिनटेक कंपनीज है। अगला क्वेश्चन है डीपीआई के रिस्पेक्ट में, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन फाइनेंशियल फिनटेक इकोसिस्टम इन इंडिया, डीपीआई क्या होता है? तो है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अंदर तीन बातें आती है, एक तो आपका यूपीआई आ गया, डिजी लॉकर आ गया, और तीसरी बात मेरे को भी याद नहीं है। तीन बातें यहाँ पे आती है, डिजी लॉकर सेफ्टी के रिस्पेक्ट में तीन बातों को मर्ज करता है, एक यूपीआई और एक आप बताएंगे सारे के सारे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अभी हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये जो डीपीआई जो हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो फेमसली बोला जाता है इंडिया स्टैक के फॉर्म में। ठीक है ना। तो इंडिया स्टैक के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था इन सितंबर 2025 जो जापान की रेटिंग थी, उन्होंने मतलब इंडिया की जो क्रेडिट रेटिंग है उसको इम्प्रूव करा था, ये ट्रिपल बी प्लस पे लिखे गए थे इस बार। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इनकम टैक्स किसी सेक्शन के ऊपर पैन के रिस्पेक्ट में था कि अगर आपने गलत पैन कोड कर दिया या फिर आपने पैन को ऑब्टेन नहीं करा
तो यहाँ पे किस सेक्शन के अंदर पेनल्टी वगैरह लगेगी, तो वह 272B। कोई रेलिवेंस नहीं, मतलब कोई लिंक नहीं है कि किसी बजट में डिस्कशन हुआ, कहीं पर डिस्कशन हुआ, आउट ऑफ द ब्लू ये क्वेश्चन को पूछा गया। अगला क्वेश्चन आता है अंडर इनकम टैक्स एक्ट कि भाई जो असेसिंग ऑफिसर है वो अपनी मिस्टेक को रेक्टिफाई कर सकता है। उसने ऑर्डर दे दिया नहीं पेमेंट करो, फिर असेसिंग ऑफिसर कह रहा नहीं मेरे से गलती होगी, ऐसे इतनी पेमेंट नहीं करवानी थी, तो वो सेक्शन नंबर 154 के अंदर रीअसेस कर सकता है। ठीक है ना। यहाँ पे भी देखो सीए स्टूडेंट्स को यहाँ पे बेनिफिट मिला होगा 5-6 क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मेरे हिसाब से वो क्वेश्चन ही गलत है। तो यहाँ पे जीएसटी की बात करी गई थी कि किसी फॉरेन कंट्री में आप गुड्स को भेज रहे हैं तो कौन सा जीएसटी लगेगा। ये जीरो रेटेड सप्लाई होते हैं तो यहाँ पे जीएसटी नहीं लगता। बट यहाँ पे कह रहे हैं कि ऑप्शन के अंदर जीरो रेटेड सप्लाई था ही नहीं। कह रहे फिर मेजोरिटी बच्चों ने इसमें आईजीएसटी को मार्क करा है। अगर आपके हिसाब से क्वेश्चन डिफरेंट था, इंटरस्टेट की बात करा था, तो सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि इंटरस्टेट सप्लाई की बात करी गई थी कि किसी और सप्लाई की बात करी गई थी। चलिए लास्ट क्वेश्चन मेरे पर्टिकुलर पार्ट का, इसके बाद मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स की डिस्कशन होगी। तो 66 क्वेश्चन है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज रिड्यूस्ड मैक्सिमम बेस एक्सपेंस रेशियो इंडेक्स फंड्स के रिस्पेक्ट में। तो म्यूचुअल फंड की नई डायरेक्शन आई थी, उसके अंदर से क्वेश्चन उठा के पूछ लिया कि 0.9% कर दी गई है बेस एक्सपेंस रेशियो इंडेक्स फंड स्कीम्स के रिस्पेक्ट में। चलिए 66 क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होते हैं। मिलेंगे आपसे अब अमन सर, उसके बाद फिर वैभव सर, और फिर हमारे ये पर्टिकुलर आंसर की जो डिस्कशन है वो समाप्त हो जाएगी। चलिए ओके, ओवर टू अमन सर। Hello everyone, welcome to CA Raman Luthra classes and my name is Aman Trivedi. So in this particular video we are going to talk about our answer key of management chapter. So yesterday your exam has been conducted of SEBI grade A, and in that particular exam the questions which were of the management subject, we will discuss those questions in this video, and the language of the questions might differ from the original question which was asked in your examination, because we do not have the exact question paper outside of the examination hall. So the questions which we have prepared in this particular video are the ones which you guys have provided us in the form of a one-liner or something. So we have tried to frame the complete question out of those concepts, and out of that we have made these complete series of 15 questions in which we will discuss the concepts of management and we'll see what were the answers of those questions. Okay, some questions might differ from the actual questions, because again I'm saying that we do not have the exact question paper outside the examination hall. So obviously you guys are free to comment on the particular video, that what was the exact question and what should be the correct answer for as per yourself, as per you. But we'll discuss the questions जो हमें आप लोगों से मिले हैं on our community platforms like Telegram group or somewhere else. So we will discuss those questions in this particular video. All right. So before we start, these are the some selections of our previous selections of our examinations. So you can see that. Let's continue with that. This is the first question which was asked. This is the first question. This is the first question which we are going to discuss. So according to Fiedler's contingency theory of leadership, task-oriented leaders are expected to achieve the highest effectiveness under which combination of situational conditions. So इस तरीके का कुछ क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछा गया था. Again, I'm saying the exact question might differ, but I confirmed from the many students that the more or less question was on this line only. ठीक है, इस तरीके का ही सवाल आपसे पूछा गया था एग्जाम में, ऐसा मुझे कई स्टूडेंट्स ने बताया. एग्जैक्ट क्वेश्चन डिफर कर सकता है. वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई हियर दैट when we were learning management in our course, then at that time I was again and again I was emphasizing over the point that the leadership is a very very important chapter out of all the chapters of our management. मैं बार बार उस समय आपको ये बता रहा था कि लीडरशिप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है. एंड अगर आप हमारे कोर्स को देखोगे तो वी हैव ट्राइड टू कवर द लीडरशिप चैप्टर होलिस्टिकली, एज होलिस्टिक एज पॉसिबल. हमने उसमें सबसे ज़्यादा लेक्चर्स आपको लीडरशिप चैप्टर में ही प्रोवाइड किए हैं, सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज लीडरशिप में प्रोवाइड किए हैं, सबसे ज़्यादा आपको फॉर्डर मटेरियल आपको लीडरशिप में ही प्रोवाइड किया था हमने, बिकॉज उसमें ही सबसे ज़्यादा थ्योरीज हैं और वहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं. दैट इज क्लियरली विजिबल इन दिस एग्जामिनेशन. वहाँ से ही सबसे ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं. तो दो चैप्टर से सबसे ज़्यादा सवाल आए हैं, एक लीडरशिप और एक आ जाता है आपका फर्स्ट चैप्टर जो मैनेजमेंट का है, जहाँ से बेसिक क्वेश्चंस आते हैं. तो एक दो क्वेश्चन जो ईजी वाले हैं वो फर्स्ट चैप्टर से हैं, उसके अलावा ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके लीडरशिप से हैं. और एक और चैप्टर जो मैं बार बार कहता था कि इंपॉर्टेंट है वो है HRD.
तीन ही चैप्टर हैं आपके जिनसे पूछे गए हैं, मैनेजमेंट फर्स्ट चैप्टर, लीडरशिप, एचआरडी, और मोटिवेशन से एक आध क्वेश्चन आता है तो आता है। तो मोस्टली क्वेश्चंस यहीं से आपको मिले हैं। एंड जब मैं पढ़ा रहा था तब भी मैं इसी बात पे बार बार एम्फेसिस कर रहा था कि लीडरशिप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट को चैप्टर है। एक और बात जो मैं आपको बता रहा था, एंड जब हमने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस की थी तब भी मैंने ये बात क्लैरिफाई की थी दैट व्हाट वी आर लर्निंग इन आवर क्लासेस इज थ्योरी। द क्वेश्चंस व्हिच विल बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन विल बी मोस्टली ऑफ द सिचुएशन बेस्ड और प्रैक्टिकल एम्फेसिस होगा उन ज्यादा चीजों के, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे आपके। डायरेक्ट क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं पूछेगा, बिकॉज दिस इज नॉट एन एकेडमिक एग्जाम वेयर दे आस्क योर डायरेक्ट थियरी बेस्ड क्वेश्चन दैट कि ये थ्योरी क्या कहती है। वो तरीके का क्वेश्चन आपको एकेडमिक एग्जाम्स में मिलता है। इट इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, सो ऑब्वियसली दे विल आस्क एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन लाइक दिस। सो जब मैं एमसीक्यूज की आपको प्रैक्टिस करवा रहा था, आपने यूट्यूब पर हमारे देखे होंगे जो एमसीक्यूज थे, ऑल दोज क्वेश्चंस वर ऑफ सिचुएशन बेस्ड, एंड दैट इज व्हाई द सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस ही सबसे ज्यादा आपसे पूछे जाते हैं। तो ये चीज आपको इस एग्जाम से भी सीखने को मिली और आगे के एग्जाम्स के लिए भी ये बात ध्यान रखनी है कि कभी भी क्वेश्चन आएगा तो वो सिचुएशन बेस्ड होगा। तो हमें थ्योरी को पढ़ना है, उसके बाद उसका एप्लीकेशन हमें समझना पड़ेगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन था आपसे जहां पे फिडलर कंस्टिजेंसी थ्योरी से टास्क ओरिएंटेड लीडर्स आर एक्सपेक्टेड टू अचीव हाईएस्ट इफेक्टिवनेस अंडर विच कॉम्बिनेशन ऑफ सिचुएशनल कंडीशंस। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर था सिचुएशंस दैट आर ईदर हाईली फेवरेबल, स्ट्रॉन्ग लीडर मेंबर रिलेशंस, स्ट्रक्चर टास्क, स्ट्रॉन्ग पोजीशन पावर, और हाईली अनफेवरेबल। यही इसका जवाब था, या तो हाईली फेवरेबल सिचुएशन होती है या हाईली अनफेवरेबल सिचुएशन होती है, तभी ये लीडर सबसे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फीडलर कंटिजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप, टास्क ओरिएंटेड जो लीडर हैं वो हाईएस्ट इफेक्टिवनेस कब एक्सपेक्ट करते हैं, किस सिचुएशन कंडीशन में? तो जब सिचुएशन या तो हाईली फेवरेबल हो, जहां पे स्ट्रॉन्ग लीडर हो, मेंबर रिलेशंस अच्छे हो, स्ट्रक्चर टास्क हो, स्ट्रॉन्ग पोजीशन पावर हो, या फिर हाईली अनफेवरेबल हो, पुअर रिलेशंस हो, तब ये बेटर परफॉर्म करते हैं। फीडलर की जो कंटिजेंसी थ्योरी थी हमने ये बहुत ही अच्छे से कवर की हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हो हाई एलपीसी, लो एलपीसी, रिलेशनशिप ओरिएंटेड, टास्क ओरिएंटेड, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी अपने नोट्स में, ये सारे जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हो ये हमारे नोट्स के हैं, आप यहाँ से देख सकते हो। हमने इसको होलिस्टिक कवर किया था अपने नोट्स में, यहाँ पर हमने ज्यादा स्क्रीनशॉट्स उतने नहीं लगाए, बट नोट्स में हमने इनको बहुत ही डिटेल में कंटिजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप इसको कवर किया हुआ है। वीडियो लेक्चर भी इस पर हमने डिटेल में ऑलरेडी लिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, इन एन ऑर्गेनाइजेशन द प्राइमरी डिस्टिंक्शन बिटवीन एन एडमिनिस्ट्रेटर एंड अ मैनेजर इज। एडमिनिस्ट्रेटर और मैनेजर के बीच में इन्होंने रिलेशन डिफरेंस पूछा था। तो एक जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो फोकस करता है स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन पे, व्हाइल ए मैनेजर फोकसेस ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स। इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया था आपका, ये इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है कि एडमिनिस्ट्रेटर और मैनेजर के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो इसको भी हमने ऑलरेडी कवर किया है, यहाँ पे मैनेजर की हमने डिफरेंस पढ़ी है, ठीक है। यहाँ पे हमने पढ़ा था मैनेजमेंट क्या होता है, सुपरविजन नहीं करता है, इट इन्वॉल्व्स प्लानिंग, कंट्रोल एज वेल। मैनेजर इज रिक्वायर्ड इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एंड आर्ट। इस पे भी आगे क्वेश्चन पूछा गया है, एंड इट्स अ सोशल प्रोसेस। तो फर्स्ट चैप्टर से ये आपका क्वेश्चन बन जाता है। इसके बाद इन्होंने क्वेश्चन था हमारा, द मैनेजर लिसन्स टू, ये एक तरीके का क्वेश्चन भी था, लैंग्वेज माइट डिफर बट इसी तरीके से सवाल था। A manager listens to a performance review discussion but interprets only those remarks that confirm her pre-existing belief that a particular employee lacks commitment. ठीक है, particular employee lacks commitment. Ignoring contrary evidence presented during the discussion, this situation most accurately illustrates which of the following perceptual distortion. ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो आ जाता है आपका कम्युनिकेशन चैप्टर से, ये सवाल आपसे पूछा गया था। ठीक है, ऑप्शन है आपके प्रोजेक्शन, हैलो इफेक्ट, सेलेक्टिव परसेप्शन, फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर या स्टीरियोटाइपिंग। तो यहां पे ये पूछ रहा है कि कौन सा परसेप्चुअल डिस्टॉर्शन है। ठीक है, ये सिचुएशन जो है कौन से परसेप्चुअल डिस्टॉर्शन को ये इलस्ट्रेट कर रहा है। कह रहा है कि एक मैनेजर जो है वो सुनता तो है परफॉर्मेंस रिव्यू डिस्कशन को, लेकिन इंटरप्रेट सिर्फ उन रिमार्क्स को करता है जो उसके प्री एग्जिस्टिंग बिलीफ हैं या जो प्री एग्जिस्टिंग बायस हैं, दैट कि पर्टिकुलर इंप्लॉई जो है उसमें कमिटमेंट की कमी है, और इग्नोर करता है कॉन्ट्रेरी एविडेंस प्रेजेंटेड ड्यूरिंग द डिस्कशन। ये सिचुएशन मोस्ट एक्यूरेटली इलस्ट्रेट करती है कौन से परसेप्चुअल डिस्टॉर्शन को। तो इसका जवाब हो जाएगा सिलेक्टिव परसेप्शन, क्योंकि वो उसे जो पसंद है वो सिर्फ वो सुनना चाहता है। ठीक है, ये हो जाता है सिलेक्टिव परसेप्शन। सिमिलर तरीके का क्वेश्चन जो हमने एमसीक्यूज की क्लास करी थी वहां पर हमने करवाया है, जो एमसीक्यूज की हमने क्लास करी थी कम्युनिकेशन की, वहां पर हमने इस तरीके का क्वेश्चन कराया है।
अब ये क्वेश्चन हमने हमारे नोट्स में भी ऑलरेडी कवर्ड है। सेलेक्टिव परसेप्शन, पीपल हियर व्हाट दे वांट टू हियर, कि वो जो सुनना चाहते हैं सिर्फ वो सुन रहे हैं, दैट इज कॉल्ड आपका सेलेक्टिव परसेप्शन। तो साइकोलॉजिकल बैरियर्स जो हैं, जहां पर हमने नॉइज पढ़ा था, जहां पे हमने कम्युनिकेशन में साइकोलॉजिकल बैरियर्स पढ़े थे, वहां पर हमने ये चीजें ऑलरेडी कवर की हुई हैं कि क्या होते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर्स के कारण। इमोशंस है, प्रिजुडिस बायस है, यहाँ पे प्रिजुडिस बायस है, सेलेक्टिव परसेप्शन है, लैक ऑफ अटेंशन है। तो आंसर यहाँ पर हमारा सेलेक्टिव परसेप्शन हो जाएगा, यहाँ पे प्रिजुडिस या बायस का ऑप्शन नहीं था। ठीक है, इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, एज पर नैडलर। ये क्वेश्चन बहुत ही स्पेसिफिक नैडलर के थ्रू के लिए पूछा गया था, ये बात ध्यान रखना है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ने जब इस क्वेश्चन को प्रोवाइड किया तो कई ने ऐसा बोला कि सिर्फ ये क्वेश्चन पूछा था कि एचआरडी का इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है। तो उस हिसाब से एजुकेशन आंसर कई बच्चों ने मार्क किया है, बट एजुकेशन इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने क्लियरली मेंशन करा था कि एज पर नैडलर के अनुसार which following activities is generally not considered as a core function of human resource development HRD within an organization। इसमें से कौन सा HRD का फंक्शन नहीं है एज पर नैडलर। तो नैडलर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एज पर नैडलर, ये हमने हमारे नोट्स का स्क्रीनशॉट है, आप देख सकते हो। नोट्स में हमने पढ़ा है कि नैडलर डिस्क्राइब्ड HRD एज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग एक्टिविटीज अरेंज्ड विद इन अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम to bring about behavioral change. This definition highlights learning as the core of HRD, planned efforts, change in behavior leading to better performance. In simple words, HRD is not accidental learning, it is deliberately planned learning. So according to Nadler, there was so much focus on learning. तो लर्निंग की बात करें तो ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, एजुकेशन, करियर डेवलपमेंट, ये सारी चीजें नैडलर के उसमें आ जाती है। परफॉर्मेंस अप्रेजल वाज नॉट अ पॉइंट एज पर नैडलर के हिसाब से इसमें से परफॉर्मेंस अप्रेजल इसमें नहीं था, इसलिए जवाब परफॉर्मेंस अप्रेजल ही होगा। ठीक है, एजुकेशन नहीं होगा। मैनी ऑफ द यू हैव मार्क्ड एजुकेशन एज एन आंसर, बट दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू हर्जबर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी, एज आई एम सेइंग, जब भी हम ये थ्योरीज पढ़ रहे थे मैं बार बार कह रहा था दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। हर्जबर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन की थ्योरी से क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज मोटिवेटर फैक्टर। तो हर्जबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा मोटिवेटर फैक्टर था? रिकॉग्निशन वाज द मोटिवेटर फैक्टर, ये हमने पढ़ा है। हर्जबर्ग्स की टू फैक्टर थ्योरी हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई थी, यहाँ पे हमने मोटिवेटर्स पढ़े थे। दीज फैक्टर्स क्रिएट पॉजिटिव मोटिवेशन और फैक्टर्स में अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडवांसमेंट एंड ग्रोथ। ठीक है, तो ऑप्शन में सैलरी, कंपनी पॉलिसी, वर्किंग कंडीशन, जॉब सिक्योरिटी, रिकॉग्निशन है, तो आंसर हमारा रिकॉग्निशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हाइजीन फैक्टर, मेंटेनेंस फैक्टर्स थे, मेंटेनेंस फैक्टर में सैलरी, कंपनी पॉलिसी, सुपरविजन, वर्किंग कंडीशन, जॉब सिक्योरिटी आ जाता है। अब आप देखोगे बाकी के जो ऑप्शंस हैं वो सारे के सारे हाइजीन फैक्टर्स हैं। यहां पर इन्होंने स्पेसिफिकली मोटिवेटर पूछा है, मोटिवेटर फैक्टर पूछा है, तो मोटिवेटर फैक्टर जो है वो रिकॉग्निशन हो जाएगा। सो दैट इज व्हाई द रिकॉग्निशन इज द करेक्ट आंसर हियर। एंड ये आप देख सकते हो हमारे नोट्स में ये भी ऑलरेडी कवर्ड था। A team leader involves employees in decision making, encourages suggestion and considers their opinions before finalizing plans. This leadership style is known as। तो इस तरीके का कुछ क्वेश्चन था जहां पे वो ऑटोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव लीडर के बीच में डिफरेंस पूछ रहा था। तो क्वेश्चन माइट डिफर हियर कि इस तरीके का क्वेश्चन था जहां पे एक लीडर, एक तो ये सिचुएशन दे दी जहां पे वो सभी को इन्वॉल्व कर रहा है, दूसरी टाइप की सिचुएशन थी कि जहां पे लीडर किसी को इन्वॉल्व नहीं कर रहा और डायरेक्ट ऑर्डर दे देता है। तो वहां पे ऑटोक्रेटिक वर्सेस पार्टिसिपेटिव लीडरशिप का क्वेश्चन था। अगर ये क्वेश्चन जैसे पूछा जाए जहां पे इन्होंने एक सिचुएशन दी जहां पे लीडर इन्वॉल्व कर रहा है तो पार्टिसिपेटिव लीडर आंसर हो जाएगा। अगर दूसरी सिचुएशन ये दिया जाती है जहां पे लीडर किसी को इन्वॉल्व नहीं कर रहा है और खुद डिसीजन ले रहा है सिर्फ, तो ऑटोक्रेटिक लीडर आंसर हो जाएगा। उस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये भी हमने ऑलरेडी, और आप देखोगे सिचुएशन बेस्ड एमसीक्यूज भी मैंने आपको दिए हुए हैं। अ लीडर फॉर्म्स क्रॉस फंक्शनल टीम्स एंड एनकरेजेस जॉइंट डिसीजन मेकिंग टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, दिस रिफ्लेक्ट्स ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। तो इस तरीके का सवाल भी हो सकता है। ठीक है, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप इस तरीके का नहीं, ये तो इसका आंसर तो कोलैबोरेटिव लीडरशिप हो जाएगा। ठीक है, कोलैबोरेटिव लीडरशिप हो जाएगा। पर इस तरीके से हमने ऑटोक्रेटिक लीडरशिप और डेमोक्रेटिक लीडरशिप सारी यहाँ पे ज्वाइंट डिसीजन मेकिंग को प्रमोट कर रहा है, तो कोलैबोरेटिव हो जाएगा। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप आप देख सकते हो, ये हमने डिटेल में पढ़ाया हुआ है, जहाँ पे कमांड ओरिएंटेड, अथॉरिटी सेंटर्ड है। ठीक है, टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप होती है, डायरेक्टिव लीडरशिप है ये। इसके अलावा पार्टिसिपेटिव लीडरशिप को भी हमने डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, डेमोक्रेटिक लीडरशिप ऑल्सो नोन एज पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, लीडर कंसल्ट्स एम्प्लॉइज, एनकरेजेस इन्वॉल्वमेंट। तो अगर इन्वॉल्वमेंट इनकरेज कर रहा है तो
इस डेमोक्रेटिक या पार्टिसिपेटिव लीडरशिप होगा। ठीक है, तो इसे भी हमने ऑलरेडी नोट्स में ऑलरेडी कवर किया हुआ था। यहाँ पर आंसर इस तरीके से हो जाएगा। हमने अपने नोट्स में एमसीक्यूज भी प्रोवाइड ऑलरेडी किए हुए हैं, तो वो भी आपने अगर कवर किए होंगे तो दैट माइट हैव हेल्प्ड। अगला है अकॉर्डिंग टू पाथ गोल थ्योरी ऑफ लीडरशिप विच लीडरशिप स्टाइल इज मोस्ट अप्रोप्रिएट व्हेन टास्क्स आर हाईली स्ट्रक्चर्ड एंड एम्प्लॉइज रिक्वायर्ड क्लियर गाइडेंस। ये सवाल इसी तरीके का था। एग्जैक्ट अगेन आई एम सेइंग एग्जैक्ट क्वेश्चन माइट डिफर, पर अगर ये सवाल था कि जहां पे हाईली स्ट्रक्चर्ड टास्क दिए हुए हैं, हाईली स्ट्रक्चर्ड टास्क दिए हुए हैं, तो जवाब आपका डायरेक्टिव लीडरशिप होगा। ठीक है, डायरेक्टिव लीडरशिप होगा। अगर क्वेश्चन के लैंग्वेज में कुछ डिफरेंस है तो ही आंसर अलग होगा, अगर ये था तो डायरेक्टिव लीडरशिप ही आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि हमने ये अपने नोट्स में ऑलरेडी कवर किया है। पाथ गोल लीडरशिप, पाथ गोल लीडरशिप में डायरेक्टिव लीडरशिप कब होती है? जब क्लियर इंस्ट्रक्शन है, स्ट्रिक्ट सुपरविजन है एंड वर्क फॉर इनएक्सपीरियंस्ड आपका एम्प्लॉइज है। ठीक है, जब हाई एक्सपेक्टेशन होंगी, लीडर सेट चैलेंजिंग गोल्स है, तब आपका अचीवमेंट ओरिएंटेड लीडरशिप हो जाएगा। अदरवाइज डायरेक्टिव लीडरशिप ही होगा जब हाईली स्ट्रक्चर्ड टास्क हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा डायरेक्टिव लीडरशिप। ये जितनी भी टाइप की लीडरशिप है हमने ऑलरेडी नोट्स में डिटेल में कवर की हुई हैं। यू गाइस कैन सी द स्क्रीनशॉट्स हियर। Which of the following best differentiates a transactional leader from a transformational leader? ये सवाल भी इस तरीके से पूछा गया था, जहां पे ट्रांजैक्शनल लीडर और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर में डिफरेंस पूछा जा रहा था। तो आंसर है ट्रांजैक्शनल लीडर फोकस करता है रिवॉर्ड्स पे और परफॉर्मेंस एक्सचेंज पे, वाइल अ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर फोकस करता है इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग फॉलोअर्स टुवर्ड्स अ शेयर्ड विजन। ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो वर्क करता है मोरल पे, मोरल बूस्टिंग पे फोकस करता है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर। ठीक है, तो इस तरीके का सवाल पूछा गया था। हमने ट्रांजैक्शनल लीडर, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर, ये सारी चीजें डिटेल में ऑलरेडी कवर की हुई हैं। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर विजनरी है, इंस्पायरिंग है, हाईली इमोशनल इंटेलिजेंट है, प्रोएक्टिव है, चेंज ओरिएंटेड है। ट्रांजैक्शनल लीडर फोकस करता है रिजल्ट ओरिएंटेड है, रिवॉर्ड पनिशमेंट बेस्ड है। ये सारी चीजें नोट्स में हमने ऑलरेडी कवर की हुई थी। अगला था, एक सवाल इससे भी था कि लिंकिंग पिन जो है उसका मीनिंग क्या है एज पर द रेंसिस लिकर्ट मॉडल। रेंसिस लिकर्ट मॉडल के अकॉर्डिंग लिंकिंग पिन का मीनिंग क्या है? अब ये क्वेश्चन हमने लिंकिंग लिकर्ट मॉडल पढ़ा हुआ है, हमने ऑलरेडी अपने नोट्स में लिकर्ट मॉडल को डिटेल में कवर किया हुआ था। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे लिंकिंग पिन्स भी हमने बात की हुई थी। पर मीनिंग जैसे पूछा गया है, अगेन आई एम सेइंग इट्स एन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। कॉमन सेंस से भी हम इसका जवाब थोड़ा सा दे सकते थे कि लिंकिंग पिन का मतलब क्या होगा? जो लोगों को जोड़े, एंड जोड़ने के लिए क्या करेगा? कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो लिंकिंग पिन का मतलब हो जाता है कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था। ये रेंसिस लिकर्ट मॉडल हमने डिटेल में ऑलरेडी कवर किया हुआ है। Which of the following correctly represents the first step in planning process? ये सवाल भी पूछा गया था कि प्लानिंग प्रोसेस का पहला स्टेप क्या है। तो ये हमने पढ़ा हुआ है, प्लानिंग प्रोसेस का पहला स्टेप है सेटिंग ऑब्जेक्टिव। शायद इसमें सारे स्टेप्स दिए हुए थे, अगर आपने पहला स्टेप सही पकड़ा तो आंसर सही था। सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स इज द करेक्ट आंसर। हमने जहां पे प्लानिंग पढ़ा हुआ है वहां पे हमने इसको डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स आपका पहला है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव सेट करना पहला स्टेप हो जाता है हमारा। ठीक है, एस्टैब्लिश ऑब्जेक्टिव्स, फिर डेवलप प्रेमाइसेस, assumptions, आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव्स, इवैल्यूएट ऑल्टरनेटिव्स, सेलेक्ट एन ऑल्टरनेटिव, इंप्लीमेंट द प्लान, मॉनिटर, रिव्यू एंड रिव्यू इफ नेसेसरी। ठीक है, ये स्टेप्स थे, ये सारी चीजें हमने अपने नोट्स में कवर की हुई हैं। आंसर इसका सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स हो जाएगा। इसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज बेस्ड ऑन द पर्सनल एंड सोशल रिलेशन। इस तरीके का भी कुछ क्वेश्चन था। ये कुछ क्वेश्चन पूरा डिटेल में हमें नहीं मिल पाया है, तो इसको मैंने ज्यादा कवर नहीं कर पाया। हाउ इज मैनेजमेंट साइंस एंड आर्ट? ये सवाल फर्स्ट चैप्टर से था, इजी क्वेश्चन था ये वाला, सिंपल था, क्योंकि अगर आप जब मैनेजमेंट पढ़ना शुरू करते हो तो ही स्टेप बिगिनिंग में ही आपको ये पढ़ा दिया जाता है। तो मैनेजमेंट यूजेस हिज ओन क्रिएटिव वे एंड फॉलोज प्रिंसिपल, ये आंसर हो जाएगा इसका। मैनेजमेंट इज बोथ साइंस सिस्टमेटिक नॉलेज एंड आर्ट एप्लीकेशन जजमेंट। तो ये हमने अपने नोट्स में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि मैनेजमेंट एज आर्ट एंड साइंस। यहाँ पर हमने मैनेजमेंट एज आर्ट भी पढ़ा हुआ था, मैनेजमेंट एज साइंस, ये सब चीजें हमने डिटेल में पढ़ी हुई है। एज साइंस बिकॉज इट इन्वॉल्व सिस्टमेटिक नॉलेज, एनालिसिस होता है, एंड आर्ट है क्योंकि यहां पर रिफर्स टू स्किलफुल पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू स्टडी। तो आंसर इसका कि मैनेजर यूजेस हिज ओन क्रिएटिव वे एंड फॉलोज प्रिंसिपल, दैट्स व्हाई इट्स आर्ट एंड साइंस बोथ। ठीक है, ये सवाल पूछा जाता है, पिछले भी ईयर्स में भी पूछा गया है इस तरीके का क्वेश्चन। ठीक है, आप देखोगे मैनेजमेंट आर्ट साइंस में हमने एमसीक्यूज भी किए गए थे, साइंस बिकॉज इस तरीके के एमसीक्यूज भी हमने कवर किए हुए हैं। इसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लीडरशिप एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स, ये वाला भी इजी था, क्योंकि जब अगेन ये शुरू के ही जब आप चैप्टर पढ़ना शुरू करते हो तो ही आपको मिल जाता है। जैसे
मैनेजमेंट आर्ट साइंस या मैनेजमेंट पढ़ना शुरू करोगे पहले चैप्टर्स में मिल जाएगा, फर्स्ट 1-2 पेजेस में। इसी तरीके से लीडरशिप की डेफिनेशन में ही ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो लीडरशिप इज अ पर्सनल स्किल, लीडरशिप फिक्स्ड अक्रॉस मल्टीपल सिचुएशंस, ऐसा नहीं है, हम सिचुएशंस बदलती रहती हैं। लीडरशिप चेंजेस एज पर सिचुएशन, लीडरशिप इज यूज्ड फॉर पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, नहीं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स और उनके लिए होता है। तो आंसर इसका हो जाएगा 1 and 3 ओनली। ठीक है, 1 and 3 ओनली इसका आंसर है। और ये हमने फर्स्ट चैप्टर में ही देखा था। लीडरशिप क्या है कि लीडरशिप क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, विजन, इंस्पिरेशन, इंटरपर्सनल स्किल है, चेंज करता है, फैसिलिटेशन को ह्यूमन एंगेजमेंट है। तो आंसर हमने ये सब चीज़ें ऑलरेडी लीडरशिप में और मैनेजमेंट में डिफरेंस पढ़ा हुआ है, सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं कि इन्फ्लुएंस करता है, गोल ओरिएंटेड है, क्या कुछ है, ये सब तो बेसिक है, हर नोट्स में आपको ये मिल ही जाएगा। ठीक है, इसके बाद स्मार्ट का आपसे फुल फॉर्म पूछा था, ये प्रीवियस ईयर में भी पूछा जा चुका है और ये भी हमने अपने नोट्स में कवर किया हुआ था। स्मार्ट का फुल फॉर्म स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट, टाइम बाउंड। ठीक है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड, ये आपका स्मार्ट का फुल फॉर्म पूछा गया था। इसके अलावा एस्प्री डी कॉर्प्स का मीनिंग पूछा गया था। ये तो बेसिक, अगर आपने इंग्लिश भी मतलब इंग्लिश की वोकैबुलरी वगैरह भी तैयार की है तो भी आप कर लोगे। आंसर इसका हो जाता है टीम वर्क। ठीक है, एस्प्री डी कॉर्प मतलब हो जाता है, एस्प्री डी कॉर्प मतलब टीम स्पिरिट इनहेंसेस कोऑपरेशन। ये जहाँ पे हमने हेनरी फेयोल का मॉडल वगैरह पढ़ा है, हेनरी फेयोल्स एंड टेलर, वहाँ पे हमने ये ऑलरेडी कवर किया हुआ है, ये भी हमारे नोट्स में कवर्ड था। ठीक है, सो दीज वर द थिंग्स जो आपके एग्जाम के में पूछी गई हैं। हमने मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो आप देख सकते हो हमने कवर की हैं। हमारे नोट्स में मोस्टली चीज़ें आपकी जो एग्जाम के लिए थी वो हमने कवर्ड कर रखी थी ऑलरेडी। ठीक है, अगर आपने नोट्स को ठीक से फॉलो किया होगा, एमसीक्यूज भी हमने आपको नोट्स में ही प्रोवाइड किए थे, अगर आपने नोट्स और एमसीक्यूज सही से फॉलो किए होंगे तो दैट माइट हैव हेल्प यू इन एग्जामिनेशन। ठीक है, और ज़्यादातर चीज़ें हमने कवर करने की ऑलरेडी कोशिश की हैं। जो चीज़ें हमें मिली हैं, जो भी हमें मटेरियल आपके थ्रू प्रोवाइड हुआ है, आप लोगों ने ये कुछ क्वेश्चन हम तक पहुँचाए हैं, तो उसके थ्रू हमने ये आपको लेक्चर प्रिपेयर करके दिया है, जो आंसर्स हमने आपको दिए हैं। आई होप दिस वीडियो माइट हैव हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन। मिलेंगे आपको आगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ वेरी ग्रेट डे अहेड एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ दिस चैनल इज ऑफ एनी हेल्प टू यू। ठीक है, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ वेरी ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच। हाय एवरीवन, वेलकम टू सीए रमन लूथरा क्लासेस। तो आप लोगों का सेबी ग्रेड ए का पेपर 2 कंप्लीट हो चुका है एंड आई होप सबका एग्जाम बढ़िया हुआ होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी, मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा बैठी हुई है तो हो सकता है आपको बहुत ही कम सुनाई दे रहा हो, बहुत ही लाइट सुनाई दे रहा हो, बट द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीडियो इज़ कि एक रिव्यू वीडियो बना सकें हम, जिसमें हम स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को ये बता सकें कि उनकी प्रिपरेशन, मतलब उनका जो अटेम्प्ट है वो कैसा हुआ। तो आपके जो रिस्पेक्टिव टीचर्स हैं एट सीए रमन लूथरा क्लासेस सब्जेक्ट वाइज, उन्होंने अपने टॉपिक्स कवर कर दिए होंगे। अब मेरी बारी आई है जिसमें मैं इकोनॉमिक्स कवर करने जा रहा हूँ। तो जितना हमें पता चला कैंडिडेट से बात करके, उनसे रिव्यू लेकर, तो जो उनकी बेस्ट एबिलिटी में उनको समझ में आए, क्वेश्चन याद रहे, वो उन्होंने शेयर करे हमारे साथ और वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो जो हमारे पुराने स्टूडेंट जो ऑलरेडी ये एग्ज़ाम देकर आ रहे हैं उनके लिए एक अच्छा रिव्यू हो जाएगा, जो आगे अटेम्प्ट देने का सोच रहे हैं उनके लिए एक अच्छा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बन जाएगी यार, किस सब्जेक्ट पे कितना ध्यान देना, कितने लेवल के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स का रिव्यू। तो सबसे पहले बात करें, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी का क्वेश्चन सुनने में आया था। ठीक है, तो ये नॉर्मली हमें मनी सप्लाई में देखने को मिलता है टॉपिक में, प्लस कॉस्ट चैप्टर जो होता है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में, उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को एक एक्चुअल वे में डिफाइन किया जाता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? इट इज द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर कौन। अगर मैं पैसा होल्ड करके रख रहा हूँ अपने पास और उसको मार्केट में एज इन बैंक्स में सेव नहीं कर रहा हूँ या इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ मार्केट में, तो द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज जो मैं उस पर इंटरेस्ट लूज कर रहा हूँ, वो ऑप्शन अगर था तो वो आंसर है, ऐसा बताया गया कि ये ऑप्शन था। ठीक है, उसके बाद मूविंग ऑन, जो अगला क्वेश्चन आया था वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मॉनिटरी टूल्स से रिलेटेड आया था। अब वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मॉनिटरी टूल्स में क्या होता है कि जो डायरेक्ट होते हैं वो आपके मनी सप्लाई को डायरेक्टली, उसकी क्वांटिटी को अफेक्ट करते हैं। जो इनडायरेक्ट होते हैं वो जो है मार्केट सिचुएशंस को अफेक्ट करते हैं, जिससे मनी सप्लाई जो है इनडायरेक्टली अफेक्ट होती है। तो ये मॉनिटरी पॉलिसी का क्वेश्चन था, जिसमें डायरेक्ट में सीआरआर, एसएलआर वाले टॉपिक्स जो है वो आते हैं। देन उसके बाद इनडायरेक्ट में रेपो रेट, ओएमएम, ओएमओ, एलएएफ टाइप के जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। तो अगर आपके ऑप्शंस में ऐसे थे तो अकॉर्डिंगली वो करेक्ट आंसर होगा, और आपने अगर किया है तो। देन उसके बाद आता है मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर का क्वेश्चन आया था और ये बहुत इजी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया था। ठीक है, बहुत इजी प्रैक्टिकल क्वेश्चन, डायरेक्ट नहीं बट इजी था। मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस करेंसी डिपॉजिट रेशियो अपॉन रिजर्व रेशियो प्लस करेंसी डिपॉजिट रेशियो, जिसमें कैंडिडेट ने बताया रिजर्व रेशियो डायरेक्ट दे रखी थी आरआर,
ठीक है। करेंसी डिपॉजिट रेशियो डायरेक्ट नहीं थी, तो जिसका फॉर्मूला होता है आपका C/D। ठीक है जी, जैसे करेंसी सर्कुलेशन अपॉन डिमांड डिपॉजिट्स, तो वो आपको दे रखे थे, उससे निकाल कर आपका आंसर आ रहा था। तो अगर आपने ये तरीका आजमाया है, जो कि यही तरीका है, वो तो कोई था नहीं और तो कोई मेथड लग भी नहीं रहा था, तो अगर आपने ये यूज करा है तो आपका करेक्ट आंसर बैठा होगा। ठीक है, ये प्रॉपर हम जो है प्रॉपर नोट्स में कवर करते हैं ईच एंड एवरीथिंग, तो ये बात में स्निप लगा रखे हैं सो दैट यू आर एबल टू नो कि हाँ भाई सीए रमन लूथरा क्लासेस में ये चीज़ें पढ़ा रहे हैं। ये गारंटी नहीं देते हम कि हम जो पढ़ा रहे हैं वही आएगा, बट हम वास्ट तरीके से पढ़ा रहे हैं, मेजॉरिटी सिलेबस कवर कर देते हैं। ठीक है, जिसमें नोट्स हम इन डेप्थ वाले प्रोवाइड करा देते हैं अगर किसी ने एकदम ही टेक्निकलिटी में जाना हो कंसेप्ट के। ठीक है, जिससे क्या होता है मेजॉरिटी मतलब एक कॉन्फिडेंस जरूर मिल जाएगा आपको कि हाँ यार प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो गई है हमारी। अगला जो क्वेश्चन था सुनने में आया था वो था डिमांड कर्व से रिलेटेड। डिमांड कर्व नॉर्मल गुड का पूछा था, इंफीरियर गुड का पूछा था, प्राइस से रिलेटेड पूछा था, प्राइस एंड क्वांटिटी का जो नॉर्मल डिमांड कर्व होता है वो कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। उसके अलावा नॉर्मल गुड और इनकम का जो डिमांड कर्व होता है, इनकम डिमांड कर्व, वो कैसा होता है, वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है, इंफीरियर के साथ डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो ऐसे क्वेश्चन थे, तो जिसको कंसेप्ट आते हैं कि यार किसका क्या रिलेशन होता है किसके साथ, वो इजीली ये अटेम्प्ट कर पा रहा था क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन था डिमांड चैप्टर से, माइक्रो से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आए थे अभी तक जो सुनने में आए। उसके बाद एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपका नेशनल इनकम से भी आया, क्योंकि अगेन बहुत इजी था एंड आई गेस स्टूडेंट को याद नहीं था, शायद उसमें पर्सनल इनकम भी निकालना था, बट पर्सनल इनकम ऐसा निकालने की जरूरत भी नहीं थी क्योंकि नेशनल इनकम के सारे डिस्टिंक्ट आंसर थे। तो जो नेशनल इनकम निकाल लेता था वो उसका आंसर ऑप्शन मैच हो रहा था पहले निकालने पे। आपको एनएनपी एट एमपी ऑलरेडी आई गेस इसमें दे रखा था, बस आपको फॉर्मूला लगाना था फैक्टर कॉस्ट फैक्टर निकालने के लिए, जब मार्केट प्राइस गिवन हो, जिसमें हम नेट आईटी सब्ट्रैक्ट करते हैं विच इज इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ठीक है, तो ये भी बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था। अगर पर्सनल इनकम किसी ने निकाली भी होगी तो पहले नेशनल इनकम से प्राइवेट इनकम से पर्सनल इनकम निकाल ली होगी, और बहुत ईजी था, इतना कोई ज्यादा कैलकुलेशन भी रिक्वायर्ड नहीं थी, सीधा एलिमेंट दे रखे थे। देन एक क्वेश्चन आया था इकोनॉमिक इंडिकेटर से, बहुत ही जनरल। वैसे तो इकोनॉमिक इंडिकेटर जितनी डेप्थ में नहीं पढ़ाए जाते इन्फ्लेशन चैप्टर में, और ना ही हमने कवर करे, टू बी ऑनेस्ट, झूठ नहीं बोलेंगे। ठीक है, बट ये बोलेंगे भी नहीं कि यार ये बहुत ही ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने इकोनॉमिक इंडिकेटर का। उन्होंने ये नहीं पूछा इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में लैगिंग कौन से होते हैं, लीडिंग कौन से होते हैं, उन्होंने डेफिनेशन दे रखी थी और बोला था कौन से करेक्ट है, जैसा हमें कैंडिडेट ने बताया। तो लीडिंग में कुछ ऐसा बता रखा था कि ये पहले हो जाते हैं इन्फ्लेशन आने से पहले, ये लीडिंग हो गई, ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं इन्फ्लेशन को। लैगिंग जो है वो कंफर्म करते हैं, वो इन्फ्लेशन होने के बाद जो है उनमें चेंजेस आता है। एंड कोइंसिडेंटल साइड बाय साइड, तो डेफिनेशन दे रखी थी, तो नॉर्मल इंग्लिश भी अगर आप बनाते तो आपको पल्ले पड़ जाता कि क्या ऑप्शन था। ठीक है, तो बहुत ही जनरल क्वेश्चन था। देन उसके बाद फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी से आया था, कुछ एक्सपेंशनरी कॉन्ट्रैक्शनरी के ऑप्शन दे रखे थे कि भैया कौन सी वाली ट्रांजेक्शन है, कौन सा वाला इवेंट एक्सपेंशनरी में जाएगा, कौन सा कॉन्ट्रैक्शनरी में। तो ये सीधा जिसको पता होता है कि यार इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन से ये होता है वो होता है, वो बहुत इजीली अटेम्प्ट कर लेता है। देन उसके बाद था लास्ट क्वेश्चन जो हमें सुनने में आया, 8 या 9 या 10 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, अगेन माइक्रो का बहुत ही ईजी क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा ईजी क्वेश्चन, फॉर्म्स ऑफ मार्केट के ऊपर, जिसमें आई गेस आंसर जो था वो लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स सेलिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट था। ठीक है, जो नोट्स में कवर किया गया है हमारे, मैंने स्लिप लगा दी है। देन उसके बाद उसमें ऑप्शन परफेक्ट के भी थे, ओलिगोपोली के भी। तो जिसको मोटा मोटा फीचर पता थे ना, या थोड़ी बहुत भी नॉलेज थी अपने +1 +2 की, तो वो भी बहुत इजीली अटेम्प्ट कर पा रहा था। तो अगर मैं ओवरऑल कंक्लूड करूँ तो बहुत ही ईजी सेक्शन आया था इकोनॉमिक्स का, कुछ भी हार्ड नहीं था। तो अगर किसी ने ज्यादा तवज्जो ना भी दिया हो इकोनॉमिक्स को अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे, वो भी बहुत इजीली अटेम्प्ट कर लेता। तो ये था आपका पूरा रिव्यू। ठीक है, तो दैट्स इट। आई होप आप सबका बढ़िया हुआ होगा एग्जाम, और जितने जितनी मेहनत करी हो उसको रिजल्ट भी भगवान उतरा दे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। ठीक है, थैंक यू फ्रॉम सीए रमन लूथरा क्लासेस।